हर किसी की जिंदगी में कई तरह की बंदिशें होती हैं। कुछ लोग उन बंदिशों से जूझ के आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग उसके गुलाम बनकर गलत कदम उठा लेते हैं। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में। आज के इस कहानी के किरदार वैसे तो काफी ऊंची उड़ान भरने का हौसला रखते थे, पर जिंदगी की बंदिशों ने उन्हें कुछ ऐसे जकड़ा कि वो सीधे जमीन पर आ गिरे। ये केस पुलिस के लिए बेहद पेचीदा और उनके करियर के सबसे चौंका देने वाला और मुश्किल केसेस में से एक था। सरप्राइज! डैडी, थैंक यू नानू। नानू की बेस्ट नाटिंग के लिए बेस्ट टेडी बियर। ये लो बहुत शॉर्ट डैडी, थैंक यू। काव्या, नेक्स्ट सीन के लिए 5 मिनट है। सीन नंबर 23 पढ़ लेना। अरे पापा, आप यहाँ हैं? हाँ बेटा, कैसा रहा तुम्हारा शॉट? अच्छा था। आप यहाँ पर क्यों हैं? कोई काम था? हाँ बेटा, ये एग्रीमेंट साइन करवाना है ना तुमसे। पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा मुझे ये शो नहीं करना। इसकी स्टोरी कितनी घटिया है, और सबसे बड़ी बात, इस स्टोरी के बीच में मेरे एग्जाम्स पढ़ रहे हैं। अरे बेटा, एग्जाम अगले साल दे देना। कितना पैसा मिल रहा है वो तो देखो, इस शो से दुगना। पापा, मैं अपने एग्जाम्स इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे ये शो नहीं करना। मैं अपने नेक्स्ट सीन के लिए चेंज करने जा रही हूँ। आपसे घर पे बात करूंगी। तुम दोनों राइट वाले रूम में देखो, मैं ऊपर के रूम में चेक करता हूँ। पूरे घर के अच्छे से चेकिंग करो। पापा, ये क्या हो रहा है? आप लोग पूरा घर सर्च करो। बेटा, ये सिद्धार्थ जी है। सर, हम टैक्स टाइम टू टाइम भरते हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? आपके पापा के टैक्स में गड़बड़ है। 3 नोटिस भेजी और कोई जवाब नहीं आया। सुना है आप प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट साइन कर रही हो। काफी लोग जानते हैं आपको। आपका चार्जेस भी हाई होगा। थोड़ा हमारे लिए भी सोचिए। अरे सर, तो अब आइए ना, हम बैठ के बात करते हैं। सर आइए आइए। अरे ठीक है बेटा। 10 लाख का इंतजाम करवा दीजिए। 2 साल तक मेरी गारंटी, कोई बाल भी बाका नहीं करेगा आपका। सर 10 लाख रुपए? सर, हमारी आइडिया में कोई इश्यू नहीं है, इतने पैसे तो। इश्यू नहीं है तो इश्यू क्रिएट हो जाएगा। इश्यू बनने में कौन सा रॉकेट साइंस लगता है। हाय गाइस, तो देखा आपने, इनका नाम है सिद्धार्थ। ये हमसे कैसे घूस मांग रहे हैं। तो अब आप ही बताइए कि इनके साथ क्या करना चाहिए। वीडियो बंद कर। पोस्ट। ओह शिट, मैं तो पीएमओ, सीएमओ, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स कमिश्नर को तो टैग करना भूल गई। अरे और पापा, वो न्यूज चैनल का कौन सा नाम है? वीडियो डिलीट कर, वीडियो डिलीट कर, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ोगी नहीं? पापा, मैं डिलीट ही कर देती हूँ। ओह नो, अब तो 3000 लोगों ने तो देख भी लिया। ये वीडियो तो वायरल हो गई, अब डिलीट नहीं हो पाएगी। ये कौन सा खेल खेल रहे हो तुम लोग मेरे साथ? मैं बताती हूँ मिस्टर सिद्धार्थ, अब हो चुका है तुम्हारा पैकअप। गेट आउट, निकलो। मेरी बात काव्या, बेटा क्यों किया तुमने? 1-2 लाख में मान जाते ना वो लोग। पापा, हमने कोई चोरी नहीं की है। अब इनको पता चलेगा कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। नानू, आपको पता है इस बार हम पिकनिक पे शिमला जा रहे हैं। वाओ, फिर तो बहुत एंजॉय करेंगे। स्क्रिप्ट देना। हाँ हाँ। वो मैं मिलना चाहता था तुमसे, बात की थी ना। हाँ, कल फर्नांडिस अंकल के रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तुम्हारे पापा भी होंगे क्या? उससे मतलब? अगला सीन कौन सा है?
11। क्यों नहीं करना चाहती कंटिन्यू? काव्या, तुम्हारे पास बहुत सारा स्कोप है। तुम एक लीड एक्ट्रेस बन सकती हो, तुम हीरोइन बन सकती हो। पर मम्मी, मुझे एमबीए करना है, खुद का बिजनेस करना है। बिजनेस? हाँ, मे बी इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड। ड्रेस डिजाइनिंग में कुछ। मैं अच्छे अच्छे डिजाइनर्स को असिस्ट करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी आए हुए काम को ना मना नहीं करना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में तुम पूरा घर संभालती हो। हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। और एक्टिंग छोड़कर तुम इंटर्नशिप करना चाहती हो? हाँ, कितना कमा लोगी? पापा के लिए जो बड़ा वाला घर लिया है उसकी ईएमआई, उनकी गाड़ी की ईएमआई, इस घर की ईएमआई, ये सब कैसे भरोगी तुम? बेटा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तुम्हारे ऊपर। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने सपनों को छोड़ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने की उम्र 18 साल के बाद शुरू होती है। हाँ, मैं मानती हूँ, इसलिए मुझे अपनी बच्ची पर प्राउड भी है। और रही बात उसके घर छोड़ के जाने की, तो वो पहले भी ऐसा कई बार कर चुकी है। काव्या की उम्र 13 साल की है, वो घर से गायब है और माँ बाप को कोई चिंता नहीं है। सर, चिंता होती है, लेकिन ये बात चिंता करने की थी ही नहीं। हर बार काव्या अपने घर से निकल के पारुल के घर जाती है, हमने सोचा इस बार किसी और के घर चली गई होगी। सर, ये तो बड़े अजीब माँ बाप हैं। दोनों को बेटी की कोई चिंता नहीं है। वो तो असिस्टेंट डायरेक्टर पीयूष के कहने पर प्रोड्यूसर ने हमें फ़ोन किया कि काव्या सेट पर नहीं पहुंची है, वरना ये दोनों तो हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए थे। काव्या की माँ पारुल और उसके पिता भुवन का कहना है कि काव्या इससे पहले भी ऐसा कर चुकी है, इसीलिए उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई। सर, ये काव्या बीच बीच में ब्रेक लेकर अपने माँ पारुल के घर जाया करती थी, लेकिन बीच शूट में कहीं छोड़कर ऐसे नहीं गई। और उसके साथ काम करने वालों की बात माने तो काव्या बहुत ही प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल बच्ची है। काव्या है तो 13 साल की, फिर भी उसका कोई बॉयफ्रेंड? सर, ऐसा तो अभी तक कुछ सामने नहीं आया। सर, कैश और एटीएम वगैरह सब अपनी जगह पर है। शायद काव्या के पास अलग से कैश होगा। काव्या का कोई ट्रैवल एजेंट है क्या? हाँ सर, टोनी नाम है उसका। उसका नंबर देना। सर, 444-54321। ठीक है, मैं इस टोनी से कांटेक्ट करता हूँ। अगर आपको काव्या के बारे में कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म करना। काव्या का रूम कौन सा? सर, ये सामने वाला। काव्या, चलो बेटा सो जाओ। ज्यादा देर तक जागोगी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाएगा बेटा, स्क्रीन पे अच्छा नहीं दिखेगा। चलो। पापा, सिर्फ 1 महीना बाकी है मेरे एग्जाम्स को, और इस वाले शूटिंग शेड्यूल की वजह से तो मैं क्लासेस भी नहीं जा पाई। मैं थोड़ा सा और पढ़ लेती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, चलो, पढ़ाई होती रहेगी। सो चलो सो। पापा, आपको मेरे पर डे से मतलब है ना, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में पढ़ूं लिखूं जो कुछ भी करूं, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। पारुल ने बताया मुझे कि तुम्हें शूटिंग नहीं करनी है। बिजनेस का भूत सवार हुआ है तुम्हारे सर पे। जैसा कह रहा हूं ना वैसा करो, वरना पढ़ाई लिखाई सब बंद करवा दूंगा तुम्हारी। दोबारा अगर आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। लीगली आपसे अलग हो जाऊंगी। आप मेरे पापा और इसलिए आपको छोड़ रही हूँ। मैं पढ़ाई करूंगी, मुझे करनी है। इस घर में अकेली मैं कमाने वाली हूँ, तो जैसा मैं कहूंगी वैसे ही होगा। काव्या, काव्या। सर, ये पिलो के नीचे नोटबुक मिला है। ये तो काव्या की डायरी जैसा है। आज मुझे एक बहुत बड़ा रोल मिला है। आई एम हैप्पी विद द स्क्रिप्ट एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसका शूट मेरे सेमेस्टर एग्जाम के 1 महीने पहले ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं अपने स्कूल ट्रिप पे भी जा पाऊंगी। क्या करूं मैं, मेरे रिजल्ट पे अफेक्ट हो रहा है। लास्ट ईयर आई गॉट 86% एंड दिस ईयर आई एम डाउन टू 69%। मुझे फेल नहीं होना है। ये एक पेज फटा हुआ है, लेकिन शायद उस पर कुछ लिखा हुआ था।
उसका इम्प्रिंट है यहाँ पे। एक काम करो, इसे फॉरेंसिक के लिए भेजो और इस पेज पे जो इम्प्रिंट है उसका एनालिसिस करवाओ ताकि इसे पढ़ा जा सके। यस सर। सर मेरी काव्या के ट्रैवल एजेंट टोनी से बात हुई। उसका कहना है कि उसने काव्या के लिए कोई टिकट बुक नहीं की थी। इवन काव्या ने भी उसे कहीं जाने की बात नहीं कही थी। काव्या ऐसे बिना पैसे के कहाँ जाएगी और क्यों? हाँ भाई, 782 में 10 लाख लगा डाल। ये तेरा काम खाली लगाने का है ना? तेरे को चुल क्यों है? रोकड़ा भिजवा देता हूँ, चल। शिट, आगे मशरूम का पहला कंसाइनमेंट आ गया। तू श्योर है ना कि ये बिजनेस बूम मारेगा? रॉकेट बनेगा, रॉकेट। गोवा के सारे कॉम्पिटिटर्स उसको फुस कर देगा। तो फिर ठीक है, अपने रॉकेट का टैंक फुल करा ले और आग लगा दे। ठीक है। सर फॉरेंसिक ने काव्या की डायरी पे अपडेट दिया है। काव्या की डायरी से जो पेज मिसिंग थी उसे इम्प्रिंट करके वापस से रिक्रिएट किया है। बेस्ट प्लान है। जब पुलिस वाले घर आएंगे तो उनका शक पापा पे होगा। कौन सोच सकता है कि एक छोटी बच्ची रॉबरी प्लान करेगी? काव्या रॉबरी प्लान कर रही थी? उसके घर के आसपास पिछले एक हफ्ते के अंदर कोई चोरी डकैती हुई है क्या? पिछले 15-20 दिनों में डकैती या चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं। इतनी छोटी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है? कहीं वो किसी ट्रैप में तो नहीं फंसी? या फिर जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, हमें जानबूझकर ही सब दिखाया जा रहा है। काव्या के पास कोई मोबाइल था? उसके पास अपना कोई फोन नहीं था। देखो, मर्डर और रॉबरी तुम अपने ड्राइवर के साथ मिलके करोगी। हाँ, लेकिन ड्राइवर को कांटेक्ट करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। हाँ, वो कॉल डिटेल्स और सीडीआर में कुछ नहीं आना चाहिए। ट्रस्ट करो ना तुम पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल क्रॉस कर दोगे? दोबारा इसे हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुझसे तो अब पुलिस ही निपटेगी। जैसे मुझे इसका कॉल आया मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। अब से रुचिका सिर्फ मेरे साथ रहेगी, समझ में आया ना? रुचिका, तू वो आदमी तुझे जान से मार देगा। नीलम दी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अकेले इस बच्चे का ख्याल कैसे रखूंगी? कैसे रखेगी मतलब? पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर, जॉब ढूंढ, अपने पैरों पर खड़ी हो और फिर मैं हूं ना तेरे साथ। मैं तेरा और तेरे बच्चे का दोनों का ख्याल रखूंगी, लेकिन तुझे उस अक्षय के पास नहीं जाने दूंगी। ये क्या? ड्रिंक एंड ड्राइव? पता है ना अलाउ नहीं है। लाइसेंस दो अपना। ए, क्या नाम है तेरा? नीलम दवे। एरेगेर से बात नहीं करता मैं। जानती है कौन हूँ मैं? सब पता है मुझे। पिछले हफ्ते ही तुम्हारा ओवर स्पीडिंग का चालान कटा है। बंसल रिपीट ऑफेंडर है। ये औकात में रहना अपनी, समझी? न तो दिखाता हूँ तेरी औकात तुझे। औकात देखनी है? बंसल गाड़ी चेक करो इसकी। ए, क्या कर रहा है? ए, गाड़ी को हाथ नहीं लगाना। क्या है ये? अब देखते हैं कौन किसको किसकी औकात दिखाता है। लेके चलो। हाँ यार, 2 राउंड तो निकल गए, लेकिन अब ये तीसरा इंटरव्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। किसी तरह बस ये क्लियर हो जाए। अरे हाँ, कॉन्फिडेंट तो हूँ मैं। 1 महीने की लीव भी ले ली है मैंने। अब कल से प्रैक्टिस चालू। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। सर 7 महीने हो गए और अभी तक दी का कुछ पता नहीं चला। हमारे लिए भी ये केस टॉप प्रायोरिटी पे था, क्योंकि नीलम हमारे डिपार्टमेंट से थी।
पर अब तक हमने जितना भी इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है, हमें यही लग रहा है कि शायद नीलम जी अपनी मर्जी से कहीं चली गई होंगी। सर, दी अपनी मर्जी से कहीं नहीं गई है, उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है। सर, एसपी सर का फोन आया था, आपको बुलाया है। सर, आपके डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी नाकामयाबी पे आपका क्या कहना है? नो कमेंट्स। सर ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है सर। चाइल्ड आर्टिस्ट का केस टूल पकड़ता जा रहा है, ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। और कोई लीड है हमारे पास? सर, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास 3 सस्पेक्ट हैं। पहला काव्या का बाप भुवन केलकर, दूसरा सस्पेंडेड टैक्स ऑफिसर सिद्धार्थ सेन, और तीसरा वो बच्ची काव्या खुद। हमें उस बच्ची की डायरी के कुछ पन्ने मिले हैं, जिसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वो कोई रॉबरी प्लान कर रही थी। हो सकता है उसका कोई साथी हो जिसने उसे डबल क्रॉस किया हो। और कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हमारे पास? नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो कुछ भी करना है जल्दी कर मोदी, मुझे रिजल्ट चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे छोड़ दिया, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। 2 दिन से कुछ नहीं खाया अंकल, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दीजिए ना। थैंक यू सर, दूसरे सीन की रिहर्सल भी मैं कर लेती हूँ। आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ, बात कीजिए, मैं आता हूँ। तुम बहुत प्यारी हो और मैं सोच रहा था कि आज शाम को साथ। मुझे कोई रोल नहीं करना तुम्हारी घटिया स्क्रिप्ट में, छोड़ो। सुनो तो सही बेटा। क्या हो ये? पापा अब चलिए यहाँ से। I'm sorry सर, मैं बात करता हूँ सर। चलिए। काव्या, आई थिंक तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। माना कि तेरे पापा लालची है, लेकिन वो इस हद तक नहीं गिर सकते। मम्मा, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। कोर्ट ने तुम्हारी कस्टडी भुवन को दी है। पर मम्मा, वो इसलिए दिया था क्योंकि उस समय आप ड्रिंक करते थे। अब तो आप ड्रिंक नहीं करते ना, हम फिर से कोर्ट में जा सकते हैं ना। काव्या, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। और वैसे भी आजकल मैं किसी को डेट कर रही हूँ, सो तुम यहाँ नहीं रह सकती। समझने की कोशिश करो काव्या। अच्छा ठीक है, मुझे टाइम दो, मैं कुछ सोचती हूँ। आई एम सॉरी बेटा, मुझे तुम्हें भुवन के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए था। काश तुम मेरे पास होती। ने बहुत लेट कर दिया कस्टडी पिटीशन रीफाइल करने में। आई एम सो सॉरी बेटा। जंगल के इस एरिया को यही रोड कनेक्ट कर रही है। इस रोड पर आगे जितने भी सीसीटीवी हैं, सबके फुटेजेस चेक करो, शायद किसी कैमरे में कोई विजुअल मिल जाए। नहीं सर, मैंने अच्छे से चेक किया। कल रात मेन रोड तक काव्या से रिलेटेड कोई मूवमेंट नहीं था। जिस दिन काव्या गायब हुई, उससे 1 दिन पहले वो तुमसे फर्नांडिस रेस्टोरेंट में मिली थी। क्यों? वो हम फ्रेंड्स थे सर, और मैं तो उसे स्क्रिप्ट के नरेशन के लिए मिला था। मेरा पहला प्रोजेक्ट था सर एज ए डायरेक्टर। तुमने ये बात तब क्यों नहीं बताई जब हम काव्या के शो के सेट पर आए थे? सर, वो तब मैं थोड़ा शॉक में था सर। कुछ लोगों का कहना है कि तुम्हारी काव्या से बात भी नहीं होती थी। कुछ लोगों ने तुझे उसे स्टॉक करते देखा है। अगर उसके रेप और मर्डर में तेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ तो अच्छा नहीं होगा। जिस दिन काव्या गायब हुई उस दिन मैं अपने घर पर ही था सर। आप मेरे लोकेशन डिटेल्स चेक करो ना। अभी के लिए तो छोड़ रहा हूं तुझे, लेकिन हमारी नजर रहेगी तुझ पे। लेके जाओ इसको। इस लड़के पे नजर रखो। लोकेशन डिटेल्स। लड़का पूरी तैयारी करके आया था। भैया, अब तक सो रहे हैं? उठिए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। 8 बज गए। अरे तो उठ गई, रेडी भी हो गई? हाँ, आज थोड़ा जल्दी निकलना है। और आपका नाश्ता किचन में रेडी है। क्या बना नाश्ते में आज? भी वही आलू पराठा? नहीं, आज तो इटालियन पिज्जा बनाया है। चुपचाप चाय पीजिए और नाश्ता करके ऑफिस निकलिए। क्या है नाश्ते में? ब्रेड बटर। नंदिनी, पागल लड़की।
ट्यूसडे लंच, ट्यूसडे डिनर, वेडनेसडे लंच, वेडनेसडे डिनर। कुकर में धो के 3 सीटी मार देना। आई एम सॉरी भैया। मिनी का फोन क्यों बंद आ रहा है? योगेश, योगेश, योगेश। 2 महीने में मशरूम का सेल डबल हो गया है। आज वेडनेसडे है, ध्यान से 4 बजे सट्टा लगा देना। इस बार कौन सा नंबर चूमने वाले हो? कोई भी 3 नंबर ले। छः 10 तो 12, 3 8 6 और 1 17, तो 1 8। आंख बंद करके खेल जाए इस पे। ये मेरा लकी नंबर है 386। कल ये नंबर अपने नाम होगा। सर, काव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक काव्या के साथ काफी दिनों तक लगातार रेप हुआ है और उसकी बॉडी पर कई जगह टॉर्चर के निशान भी मिले। कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन है। रेपिस्ट का कोई डीएनए सैंपल मिला? जी सर, पर मैच करने के लिए काफी नहीं होगा, फिर भी हमने उसे प्रिजर्व करके रखा है। और सर, एक बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पोस्टमार्टम के दौरान काव्या के पेट से मशरूम मिला है, शिटाके मशरूम। शायद मरने से पहले उसने लास्ट टाइम यही खाया होगा। शिटाके मशरूम तो गोवा के ऑलमोस्ट हर रेस्टोरेंट में मिलते हैं। एक काम करो, टाइम ऑफ डेथ के मुताबिक पता करो कि काव्या की मौत से 1-2 दिन पहले शिटाके मशरूम कहां कहां डिलीवर हुए थे। सर, एक और बात, काव्या के नाखून से टिम्बरवुड के ट्रेसेस भी मिले। काव्या गायब हुई थी 21 मार्च को और उसकी डेड बॉडी हमें 12 अप्रैल को मिली। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक काव्या की मौत 11 अप्रैल को हुई थी। उसे लगभग 3 हफ्ते तक टॉर्चर किया गया। हो सकता है उसे किसी वुडन स्ट्रक्चर वाले घर में रखा गया हो जो पाइन वुड से बना हुआ हो। सर, मैं गोवा और उसके आसपास के इलाकों के घरों में इंफॉर्मेशन निकालता हूँ जहां पर टिम्बरवुड का इस्तेमाल किया गया हो। हिम्मत कैसे मेरे घर में घुस गया? हिम्मत कैसे मेरे घर? नहीं भैया, नंदिनी हट जा, तेरे सर पे फोड़ दूंगा मैं। भैया नहीं। अम्मा से पढ़ाई के वजह सब करने आई है तू? इससे शादी करेगी तू जो अपनी जान बचाने के लिए तुझे आगे करके भाग गया? अपना सामान पैक कर और अम्मा तो वापस चल। नहीं भैया, मुझे नहीं जाना भैया, प्लीज भैया प्लीज। आज पर आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। आखिरी मौका दे रहा हूँ, इसके बाद कुछ नहीं सुनूंगा मैं। चल कमरे में भाग यहाँ से। हाय। 1 मिनट नंदिनी, क्या हुआ? तुम अपने घर चले जाओ और आगे से मुझे कॉल मत करना। ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ नहीं भाग सकता हूँ। हाँ, अगर तुम चाहो तो आज तक हमारे बीच में जो कुछ रहा, जो कुछ चला, उसको वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये शादी ब्याह का मेरे से एक्सपेक्टेशन मत रखना। कहाँ है मेरी बहन? अरे धीरज, कहाँ है मेरी बहन? क्या हुआ? योगेश, योगेश कहाँ है मेरी बहन? अरे मुझे कैसे पता तेरी बहन कहाँ है? तेरे साथ मेरी बहन भागी थी, तू तो वापस आ गया, वो वापस नहीं आई। अबे दिमाग खराब है क्या तेरा? मेरे साथ नहीं भागी वो। अबे न जाने कितनों को चिपकती थी, ढूंढ ले जा। मेरी बहन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना मत, कुछ नहीं सुनूंगा उसके बारे में मैं। मेरे बेटे पर हाथ उठाने से पहले अपनी बहन को संभालना सीखो। माफ करना धीरज, मैंने भी उसको सोसाइटी के बहुत से लड़कों के साथ हंसते गाते देखा है। मेरी बहन की आदत है लोगों के साथ मस्ती मजाक करने की, उसको जद मत करिए आप। आपकी बेटी की तरह उसका कैरेक्टर खराब नहीं है। योगेश, अगर मेरी बहन वापस नहीं आई ना तो जान से मार दूंगा, जान से मार दूं। मम्मा, अरे सोइए तो। अरे आओ ना, आओ ना। देखो देखो, आज पता है मुझे स्कूल से ना अवार्ड मिला, बेस्ट ड्रामा एंड डेब्यूट का। अरे मम्मा देखो तो, आप देख ही नहीं रहे हो। मम्मा देखो ना। काव्या, I'm sorry काव्या। और ये क्या बदतमीजी है? और तुम कर क्या रही हो अपनी लाइफ के साथ? नशे की हालत में अपनी बच्ची पे कोई हाथ उठाता है क्या? देखो बहुत हुआ, अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे। काव्या,
बेटा काव्या, बेटा बस, कोई बात नहीं बेटा, बस। भुवन, मैं चलती हूँ। मनीष नीचे वेट कर रहा है। आई होप तुमने काव्या के साथ कुछ गलत नहीं किया। वैसे भी वो तुमसे अलग होना चाहती थी। देखो, मैं किसी को कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहता हूँ। तुम लोगों को जो समझना है तुम समझो। जाओ नीचे, मनीष तुम्हारा वेट कर रहा है। रुचिका, क्या यार, तू अभी तक स्ट्रेस में है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख, मैंने ना कुछ कॉलेज की लिस्ट तैयार की है और वो तुझे भेज भी दी है। उन कॉलेजेस की लिस्ट जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी डिस्टेंस लर्निंग फॉर्मेट के साथ अवेलेबल है। एंड आई थिंक तेरे लिए वो बेस्ट भी रहेगा। तू घर में बैठे बैठे ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर सकती है, हाँ, और साथ ही साथ अपनी प्रेगनेंसी में टाइम भी स्पेंड कर सकती है। इसके अलावा मैंने एक और लिस्ट प्रिपेयर की है उन कंपनीज की जहां पर तू ऑनलाइन डेटा एंट्री और कॉपी राइटिंग का जॉब ऑफर करते हैं। बस 4-5 आवर्स काम करो और अच्छी खासी पेमेंट कमाओ, हाँ। फिर हम दोनों सिस्टर्स साथ में अपना फ्यूचर ब्राइट करेंगे और दवे सिस्टर्स की एक नई उड़ान भरेगी। शिटाके मशरूम? यस सर, काव्या की लास्ट मील में शिटाके मशरूम मिले। मशरूम नूडल्स टू बी प्रिसाइज। एक मिनट मोदी। हेलो शिंदे, नीलम दवे केस की फाइल लेके। सर 7 महीने हो गए और अभी तक दी का कुछ पता नहीं चला। नीलम दवे ट्रैफिक पुलिस में थी। पूना का केस है, 2 साल पहले का। सर 2 साल पुराना केस है। इसका काव्या मर्डर केस से क्या लेना देना? नीलम की बॉडी उसके गायब होने के 8 महीने बाद मिली थी। ये नीलम दवे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। उसका लास्ट कंजम्पशन मशरूम नूडल्स, शिटाके मशरूम। शिटाके मशरूम, ये तो काव्या का भी लास्ट मील था। पर सर ये पुणे में मिलना इतना कॉमन नहीं है। एग्जैक्टली, हो सकता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो, पर यह भी तो हो सकता है कि इन दोनों केसेस के बीच में कोई कनेक्शन हो। ठीक है सर, मैं पता लगाता हूँ। ये नीलम दवे के मौत के आसपास और पुणे में शिटाके मशरूम कहाँ मिलता है। इस कहानी के दोनों किरदार नीलम दवे और काव्या केलकर के केस में काफी सारे सवाल पहेली बने हुए थे। आखिर इन दोनों केसेस के बीच क्या कड़ी थी? पुलिस के पास कई सुराग थे, लेकिन रास्ता एक भी नहीं। इस कहानी में आया अगला मोड़ पुलिस के लिए एक कड़ी चुनौती पैदा करने वाला था। क्या कर रही हैं आप? कोई मदद चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप कहें तो आपको कहीं ड्रॉप करूं? सर शिटाके मशरूम के सप्लायर ने जिन रेस्टोरेंट की लिस्ट हमें दी थी, हमने उसे चेक किया पर कुछ खास हाथ नहीं लगा। अब हम उन इंडिविजुअल लोगों की लिस्ट चेक कर रहे हैं जो कि रेगुलरली ये शिटाके मशरूम खरीदते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं माने कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो एक सीरियल किलर है? 2 केसेस में सीरियल किलिंग? 2 केसेस के बारे में तो हमें पता है, हो सकता है और भी केसेस हो। एक काम करो, पास्ट रिकॉर्ड चेक करो, देखो कि पास्ट में हमारे केस की तरह कोई और सिमिलर केसेस हैं क्या। सर मैंने ऑलरेडी वो एंगल भी टटोला था, पर पास्ट में ऐसे कोई केसेस नहीं है जिसकी हमारे केस के साथ कोई सिमिलरिटी हो। नीलम और काव्या के केस के बीच में 2 साल का गैप है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं? माने ये पैकेट कॉफकैट कफ ड्रॉप का है ना, जो थ्रोट इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है? हाँ सर, वही लग रहा है। हमें ऐसा ही कॉफकैट कफ ड्रॉप का पैकेट काव्या की डेड बॉडी के पास मिला था। क्या हम इस पर जीरो इन कर सकते हैं? सर बहुत ही कॉमन ब्रांड है, हर मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा। फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि ये शिटाके मशरूम और कॉफकैट कफ ड्रॉप अगर एक ही दुकान पर मिल जाए तो। सर ये पूना और गोवा के शिटाके मशरूम के सप्लायर का लिस्ट।
दोनों जगह में कोई कॉमन सप्लायर? जी सर। पूना और गोवा के शितागे मशरूम के सप्लायर का लिस्ट। दोनों जगह में कोई कॉमन सप्लायर? जी सर। सर ये विनोद जांगिर। शांत, इस बार मुझे डील में कोई नुकसान नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना? चले पुलिस स्टेशन। क्या हुआ साहब? वही बताते हैं। अरे साहब बताओ तो सही, हुआ क्या? चल। अरे क्या किया मैंने? काव्या केलकर और नीलिमा दवे, इन दोनों को जानते हो? कौन है ये दोनों? इन दोनों का तुमने खून किया था और मारने से पहले इन्हें शिटाके मशरूम खिलाया था। सर कुछ भी बोल रहे हैं आप, क्या सबूत है इस बात का? सबूत और मोटिव दोनों बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो तब तक ले मैं जाऊं? सर ये विनोद अभी 2.5 साल पहले एक कारखाने में काम करता था, पर मानो रातों रात इसकी कोई लॉटरी लग गई हो। लॉटरी? हाँ सर, ये सबको यही बताता था कि इसने एक लॉटरी खेली थी और 1 करोड़ जीता, फिर बिजनेस में लगाया और बिजनेस बढ़ता गया। बड़ी अच्छी किस्मत है। लेकिन सर एक झोल है, काव्या के मर्डर वाले दिन ये विनोद अपने घर पर ही था। पड़ोसियों की स्टेटमेंट, इसके नौकर और ड्राइवरों की स्टेटमेंट, घर के मेन गेट पर लगे सीसीटीवी फुटेज और इसके लास्ट मोबाइल के लोकेशन से यही प्रूव होता है। और नीलम मर्डर केस में? सर नीलम के मर्डर के 2 हफ्ते पहले ये गोवा आ गया था। इसकी टिकट की डिटेल्स और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फुटेज भी हमारे पास। भैया मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। अरे तू पढ़ना, मैं तो सिर्फ चोटी बना रहा हूँ। भैया पर मुझे नहीं अच्छी लगती ना चोटी। अरे तेरे ऊपर चोटी अच्छी लगती, रुक जा, खुले बाल नहीं अच्छे लगते। चलिए बहुत हो गया, मुझे पढ़ाई करनी है अभी। अरे रुक जा, बस हो गई। भैया छोड़िए। 2 मिनट हो गई, अरे रुक। ये तेरा मैं काव्या और नीलम का कातिल कौन था, इसका जवाब पुलिस के पास अब तक नहीं था। उनके परिवार वाले भी इस उम्मीद में आगे बढ़ रहे थे कि असली कातिल पकड़ा जाएगा। काव्या मर्डर केस को 8 महीने बीत गए और नीलम मर्डर केस भी 2 साल 8 महीने से अनसुलझा था। गोवा पुलिस ने अपराधी तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। इन दोनों केसेस की फाइल बाकी केसेस के नीचे दब गई। जहां गोवा पुलिस दूसरे केसेस में उलझ चुकी थी, वहीं इस केस का अगला मोड़ उनका इंतजार कर रहा था। नंदिनी, नंदिनी उठ बेटा, नंदिनी। सर बागा बीच के पास वाले जंगल में एक लड़की की लाश मिली थी और जब पुलिस ने पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि उसके गले पर जूट की रस्सी के निशान थे। और सर उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला कि उसका लास्ट मील शिटाके मशरूम था। What? सर इस लड़की का नाम नंदिनी गांवकर है, 7 महीने से मिसिंग थी। इसके भाई धीरज ने अंजुना पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग केस भी दर्ज करवाई थी और वहां की पुलिस की नजर में प्राइम सस्पेक्ट इसी का बॉयफ्रेंड योगेश था। सर अब तक आसपास के इलाके में टोटल 48 फैमिलीज मिली है जो शिटाके मशरूम यूज करती थी। उनमें से कोई कॉफ किट, कफ ड्रॉप इस्तेमाल करता है? सर अभी तक तो ऐसा कोई सामने नहीं आया क्योंकि हमने सिर्फ 19 फैमिलीज को ट्रैक किया, बाकियों को कर रहे हैं। सर हो सकता है कि नंदिनी के केस में धीरज ने उसे फॉलो किया हो और फिर उसका मर्डर कर दिया हो। वैसे भी वो नंदिनी से नाराज था क्योंकि लाख मना करने के बाद भी नंदिनी अपने बॉयफ्रेंड योगेश से मिला करती थी। हो सकता है,
लेकिन माँ ने मेरा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि इन तीनों बच्चियों का कत्ल किसी एक ने किया है, लेकिन उसका मकसद क्या है ये अभी तक नहीं पता। हाँ, पीएसआई माने बोल रहा हूं। क्या? कहाँ है वो गोडाउन? और कुछ बताया उसने? ठीक है, हम निकल रहे हैं। सर, वो पाइनवुड की लीड मिल गई है। एक कारपेंटर ने बताया कि उसने वो वुडन प्लैंक्स एक गोडाउन में सप्लाई किया था, पर कस्टमर ने उससे वो कुछ नहीं करवाया, तो उसे थोड़ा अजीब लगा। कहाँ है वो गोडाउन? सर, विनोद ने ये गोडाउन पिछले 5 साल से रेंट पर लिया हुआ है। ये कॉफकेट कफ ड्रॉप्स के पैकेट। इसमें तो लड़की है, इसका लॉक तोड़ो। माने इस बेडशीट के रेशे और काव्या की डेड बॉडी से जो व्हाइट रेशे मिले थे उन्हें मैच कराओ, और शायद ये वही वुड है जिसके ट्रेसेस हमें काव्या के नेल्स में मिले थे। नीलिमा और काव्या जब गायब हुए तो तुम्हारा फोन उसी एरिया में एक्टिव था। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। काव्या, काव्या मेरी बात सुनो। काव्या, कहाँ जा रही हो तुम? क्या है यार, मैं 2 मिनट के लिए अकेला भी नहीं रह सकती। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, हाँ? और जल्दी आ जाना। साहब, आप ना एक दिन कमिश्नर बनोगे। तूने बोला और बन गया। ऐसा ही होता है, मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है। दिमाग खराब है। वो विनोद को देखो, हाँ क्या था? एक कारखाने में काम करता था, मामूली बंदा था, इतना बड़ा कैसे हुआ? मेरे कहने पर मैं कहता था क्या दांव खेलना है, कब खेलना है। ये बकवास बंद कर और ये बता कि लड़कियों को क्यों मारा? समुद्र बाबा के कहने पर। समुद्र बाबा? ये कौन है? तुम्हें जो मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता। ऊपर वाले ने तुम्हें तोहफा दिया है। क्या तोहफा दिया है समुद्र बाबा? जो भी बोलता हूं वो सच होता है, लेकिन दूसरों के लिए मेरा तो कुछ होता ही नहीं है। बाधा है, घोर बाधा है। तुम एक बार मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो, फिर इस जुबान से अपनी दुनिया बसा लो, सब सच हो जाएगा। मैं विनोद के साथ पूना गया था, तो मुझे बाबा के बारे में पता चला, तो मैं उनसे मिलने चला गया। यही लड़कियां क्यों? ये सब समझदार थी, मेहनती थी और होशियार थे। इनका बर्थडे का गुणा भाग करो तो 8 नंबर निकलता था। 8 मेरे लिए लकी है। किडनैप करने से पहले तू लड़कियों के बारे में पता किया करता था? नहीं, किडनैप करने के बाद पूछता था। और अगर उनका जोड़ 8 नंबर ना हो तो विधि से पहले मार देता था उनको। मुझे 18 लड़कियां चाहिए थी 8 नंबर वाली। अब तो 15 हुई हैं, 3 बाकी है। अब तक कितनी लड़कियों को मार चुका है? विधि या विधि के बिना? प्रताप के कबूलनामे के बाद पुलिस को पता चला कि उसने अब तक तकरीबन 34 लड़कियों का खून किया, जिनमें से 12 लड़कियों के परिवार वालों को पुलिस ढूंढ चुकी है। बाकी के परिवार वाले शायद अब भी इस इंतजार में हैं कि उनके घर की बेटी किसी रोज
वापस आ जाएगी। उनमें से 4 ऐसी लड़कियां भी थी जिनके आगे पीछे कोई नहीं था। न कभी उन्हें किसी ने ढूंढा, न कोई उनका इंतजार कर रहा था। प्रताप अंधविश्वास के उस मानसिक विकृति से जूझ रहा था जिसकी वजह से आज समाज की कई होनहार लड़कियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। रमेश, रिसॉर्ट खूब चांगला है। मतलब तूने जो फोटोज दिखाए थे उससे तो कहीं ज्यादा अच्छा है। हाँ, और काफी बड़ा भी है। चल वहां जाके सेल्फी लेते हैं। हफ्ता भर यहीं पे चेक इन करते फिर बाद में सेल्फी खींचते है ना। चलो ठीक है, चलो हरीश लगेज निकालना। रमेश पाटिल मस्त आहे का? विद्यावाहिनी, थैंक्स। या थैंक्स ब्रो। अरे रीना, क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं आती हूँ। रूम नंबर 120। जल्दी आना, लगेज भेज देना। अरे कहाँ रह गई थी? वो लॉन में ना सुंदर फूल दिखे थे कार से उतरते वक्त, वही देखने रुक गई थी। अच्छा, तुम्हें फूल इतना पसंद है? फोटो निकाले कि नहीं? फोटो? वो फूल इतने सुंदर और मोहक थे ना कि मैं फोटो निकालना भूल गई। मैं अभी आया। हेलो। रमेश ने फिर से पूछ लिया तो बाद में जाके देखना पड़ेगा कि सुंदर फूल कहाँ है। बाबा, तुमची बॅग तुमच्या रूम मध्ये पाठवलीस। बाबा, ये आपकी दवाइयाँ। उसके साथ ही भिजवा देती। मैं देखती हूँ बाबा। रतन भाई का पैसा लेकर यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हो? नहीं, ऐश करने के लिए पैसा है, देने के लिए पैसा नहीं है। भाई शादी के लिए आए हम लोग। अरे ये झूठ नहीं बोलने का। चला इतना 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 सामान लेके कोई शादी में आता है क्या? ये ना समझा है क्या मुझे? भाव 3 दिन की शादी है, थोड़ा जल्दी इसलिए आ गए क्योंकि हमने सोचा कि यहाँ पे छुट्टियां मना लेंगे और 1 हफ्ते के लिए इतना कपड़ा इतना सामान तो लगता ही है ना। पापा को छोड़ दीजिए। 48 घंटे है तुम्हारे पास, समझा? पैसे लौटा देना, नहीं तो पूरी फैमिली एक एक करके मेरे सामने मरने के लिए तैयार रहना। तुम लोगों पर नजर रहेगी मेरी। चला तो रीना, रीना, ऐसे तो तुम रात भर जागती रहोगी। नींद की दवा ले लो और सो जाओ। नहीं, वो नई जगह है ना, इसीलिए नींद नहीं आ रही है। आज गोली रहने दो। अरे फिर नींद नहीं आई तो चांस क्यों लेना? एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं गोली लेके आता हूं, ठीक है? ये लो, गोली ले लो, फिर अच्छी नींद आएगी।
गुड नाइट। अरे मरती क्यों नहीं है तू? चली जा यहाँ से। पापा किधर जाएगी मैं? तू ही बता। तू पापा है मेरा बेटी। वही तो गलती की मैंने। एक दिन के अंदर 50 लाख से 1 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे? लेकिन 2 दिन में तो पैसा जमा करना ही पड़ेगा। मैंने उसके बाप से बात की लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा। उसका बाप क्या करेगा? सब कुछ तो रीना के हाथ में है ना। उसे तो ना मैं अच्छे से सबक सिखाती थी। अपने आप को समझती क्या है वो? कल रात ही उससे बात करने वाली थी मैं, लेकिन आप दोनों मेरी बात सुनते कहाँ हैं? विद्या, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? अरे वो और उसका बाप ना हम सबको मिलकर बेवकूफ बना रहे। और रही बात उसके भाई की, अब तो वो भी आ गया ना शादी में और खर्चा बढ़ाने के लिए। बहू शांति रख, मैं बात करूंगा उससे। और अगर उसने बात नहीं मानी तो क्या करेंगे आप? उसकी बैंड बजा दूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। रिश्तों में प्यार और भरोसे से मिलकर परिवार बनता है, लेकिन आजकल के परिवारों में से न जाने वो प्यार कहाँ चला गया है। यहाँ दिख रही फैमिली को ही ले लीजिए। रमेश अपनी बीवी को नींद की गोलियां देकर किसके पास गया? क्या रीना भी रमेश को धोखा दे रही है? घर से मीलों दूर एक रिजॉर्ट में शादी अटेंड करने गए इस परिवार के साथ ये कैसी साजिश चल रही है? क्या इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि भरोसा तोड़कर रिश्तों के साथ खेला जा रहा ये खेल खुद उनकी जिंदगी पर भी भारी पड़ सकता है? अरे यार रीना, 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 रीना है? नहीं। प्रकाश दादा, रीना है यहाँ? नहीं। इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? वही तो ढूंढ रहे। नहीं बेटा, यहाँ तो नहीं है। फोन भी नहीं उठा रही है। एक्सक्यूज मी, ये मेरी बीवी रीना, इसको देखा कहीं? नहीं नहीं।
भाई साहब आपने इसको देखा? दादा रमेश, दादा मिली कहीं? कैंटीन में भी देखा, रीना कहीं नहीं है। एक काम करो, आप उधर पीछे देखो, मैं बाहर जाके देखता हूँ। हरीश, रीना मैम को देखा कहीं? नहीं साहब। किधर चली गई है? किसे फोन कर रहे हो? पुलिस का, और किसे? सर कल रात को करीब करीब 11 बजे मैं सो गया था। फिर सुबह जब 7 बजे नींद खुली तब देखा कि रीना गायब थी। सर रीना के फोन पे रिंग तो जा रही है लेकिन फोन उठा नहीं रही वो। मोबाइल ऑन है तो ट्रेस करो। इगतपुरी में कोई जानता है उसे? नहीं सर, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एक शादी के लिए आए हैं। सोचा कि कुछ दिन पहले आके फैमिली टाइम एंजॉय कर ले, हॉलीडे। ये चोट? ये वो कल मैं बाथटब में फिसल गया, पैर फिसल गया तो चोट आ गई। पानी था बाथटब में? ऐसे चोट लग सकती है क्या बाथटब में? यकीन कीजिए सर, मेरा ऐसे ही चोट आई सर। ठीक है, आप लोग अपने अपने कमरों में जाइए और वेट कीजिए। हम अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और जब तक ये सारी प्रक्रिया चलती है आप लोग रिसोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। और अगर रीना का फोन आए तो सबसे पहले आप हमें बताइए। जी सर। शिरके, सीसीटीवी देखते हैं। सर मतलब इतना साफ है कि रीना सुबह 5:45 बजे बाहर निकली थी। ठीक 10 मिनट बाद ससुर जी क्या करने के लिए बाहर गए थे? थोड़ा सा और फॉरवर्ड कीजिए उसको। 20 मिनट बाद ससुर जी वापस आ गए लेकिन रीना नहीं आई। सही बात। करडे का फोन है। हाँ करडे। क्या? ठीक है सर, यहाँ पास में एक जंगल है, वहां पे किसी लड़की की डेड बॉडी मिली। चलो सर, इधर है, आइए। ये देखिए सर, इस लड़की का सिर इस पत्थर से टकराया हुआ है। ये चप्पल भी अलग पड़ी हुई है, शायद पैर फिसल के गिर गई होगी। और इस चोट के अलावा शरीर पर और कोई चोट नहीं है। लड़की के कपड़े भी वही हैं सर जो अभी हमने सीसीटीवी में देखे। मतलब कंफर्म है कि रीना ही है। समझ नहीं आ रहा ये पत्थर पर सर टकराने की वजह से कैसे मर गई। सिर पत्थर पे टकराया होगा और ट्रॉमा की वजह से मौत हो गई होगी। सवाल यह है कि रीना रिसोर्ट से इतनी दूर आई क्यों? सिर्फ टहलने के लिए, वो भी अकेली? आसपास कुछ मिला? कुछ नहीं मिला सर, लेकिन ये मोबाइल मिला। परिवार से एक बार पहचान करवाओ। ठीक है सर, मैं रमेश को कॉल करता हूँ। सर ये मेरी बीवी रीना ही है। रीना के साथ ये कैसे? देखिए पहली नजर में तो ये एक हादसा लग रहा है लेकिन कुछ कह नहीं सकते। सर प्लीज पता लगाइए मेरे बहन के साथ क्या हुआ है और किसने किया। हम पता लगाएंगे लेकिन जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हो नहीं जाती आप लोगों में से कोई रिसोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। फिलहाल आप अपने अपने कमरों में जाइए। फिलहाल सारा शक वसंत पाटिल पर जा रहा है कि वही एक था जो रीना के पीछे बाहर निकला था। बात करते हैं उससे, देखें उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन है क्या। राइट सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर हाँ सर, मैं गया था सुबह बाहर। वो तो हम जानते हैं, आप ये बताइए क्यों गए थे? वो रीना और मैं सुबह वॉक के लिए जाने वाले थे, वैसी बात हुई थी रात में। मुंबई में भी ऐसे ही वॉक के लिए जाते थे क्या? नहीं सर। फिर आज वॉक पे जाने की कोई खास वजह? सर रीना को मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कैसी? यही सवाल मैंने रात में उससे पूछा तो वो बोली कि मैं सुबह बताऊंगा। फिर सुबह में क्या हुआ? 5:45-6 बजे के बीच में मैं सुबह लॉन पर गया तो वो नहीं थी वहां पे, तो मैंने उसे ढूंढा इधर उधर। फिर मैं अपने रूम में वापस आ गया और जब रमेश रूम में आया तब पता चला कि रीना तो गायब। और उसके बाद पता नहीं क्या बात करना चाहती थी वो, लेकिन एक बात जरूर है सर, रमेश बहुत किस्मत वाला है कि उसे रीना जैसी बीवी मिली। हाँ बहुत अच्छी थी वो, सबके साथ रिस्पेक्ट से बात करती थी और घर के काम काज में भी मदद कर देती थी वो।
हमारे घर आकर एक हफ्ता ही हुआ था उसे, घर का पूरा रूटीन उसे याद हो गया था। बाबा तुमची बीपीची गोळी। मैं रोज बोलता हूँ लेकिन तुम्हें याद रहता है। बहुत अच्छी तरह से मेरा ख्याल रखती थी वो। ज्यादातर बात नहीं करती थी, चुपचाप रहती थी। मैं भी इस बात से खुश था क्योंकि मैं भी कम बातचीत करना पसंद करता हूँ, लेकिन हम खुश थे। ये रही तुम्हारी चाय। थैंक यू। और ये तुमने फाइल्स मंगाई थी ना? हाँ, रख दो आप। अरे तुमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा आज का? अरे टाइम ही नहीं मिला। ठीक है मैं पढ़ देती हूँ। मतलब शादीशुदा जिंदगी में रीना के साथ कोई झगड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं नहीं, जीजू को क्या प्रॉब्लम हो सकती है रीमा से? अरे मेरी बहन तो एकदम परफेक्ट थी उनके लिए। आपको इस बारे में कुछ नहीं कहना? मुझे लगता है रीना शादी के बाद बहुत चुप रहने लगी थी। मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी ना, वो हम लोगों के साथ थी, वो बहुत अलग थी। तुम्हारी भी एजा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तुम कुछ भी क्या बोल रही हो? तुम गाड़ी में ही सोते हो? हाँ साहब। सुबह कुछ देखा था? नहीं साहब, मैं तो सो रहा था, लेकिन अचानक घर वालों का शोर सुनाई दिया। फिर मैंने करीबन कुछ 8 बजे सब उठा था मैं, तभी पता चला कि रीना मैडम गायब हो गई है। 8 बजे तो काफी गर्मी हो जाती है, धूप भी आ जाती होगी। कैसे सो लेते हो इतनी गर्मी में? साहब किसी को बताना नहीं, मैं वो गाड़ी में एसी ऑन करके सो जाता हूँ साहब। सर रीना के बारे में अब तक तो सबने अच्छा ही अच्छा कहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सभी लोग सच बोल रहे हो। सर हो सकता है कि ये लोग झूठ भी बोल रहे हैं। एक सुनीता ही है जिसे लगता है कि शादी के बाद रीना बदल गई है, लेकिन उसे भी गलत साबित करने में अजीत ने कसर नहीं की, तुरंत उसे टोक दिया। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अजीत ने ऐसा क्यों किया। फिर कि मुझे लगता है कि रीना की डेथ एक्सीडेंटल नहीं है। मतलब अगर वो फिसल के गिरती और उसका सर पत्थर से टकराता तो खून पत्थर पे फैला हुआ। रीना की डेथ को एक्सीडेंटल मान लेना जल्दबाजी होगी, ऐसा मुझे लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। हाँ सर, वैसे रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। सर ये रीना की पीएम रिपोर्ट। सर रीना के सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया और जैसा कि आपको शक था, उसका ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ है। मतलब सर कंफर्म है कि जब वो खड़ी थी तब उसके ऊपर वार किया गया और उसकी मौत नीचे गिरने की वजह से तो नहीं हुई है। रीना के सर पे थिक रॉड या हैमर जैसी किसी चीज से हमला किया गया। उसके ब्लड स्ट्रीम में स्लीपिंग पिल्स भी मिले हैं। ये बात इस तरह इशारा करती है शरीके कि उसका मर्डर किया गया है। काम करो, रीना का अकाउंट फ्रीज करो और पता करो ये स्लीपिंग पिल्स का चक्कर क्या है। ठीक है सर। वो रीना इन गोलियों के बिना सो नहीं पाती थी। कितनी गोलियां? रोज एक नींद की गोली काफी टाइम से ले रही थी वो। फिलहाल तो ये वसंत पाटिल ही शक के दायरे में है, क्योंकि रीना के लॉबी से निकलने के बाद उसे ही सबसे पहले देखा गया था। सर मुझे आपको कुछ बताना है। आइए। कल रात रीना मेरे सपने में आई थी। उसने कहा कि वो स्लीप होकर नहीं गिरी, उसके सर पर किसी ने नुकीली चीज से वार किया। सर मुझे लगता है उसका मर्डर हुआ है। अब इसे सच या झूठ जो भी समझना है समझ लीजिए, लेकिन मेरे सारे सपने सच निकलते हैं सर। जल्द से जल्द उसके कातिल को ढूंढिए। मुझे तो लगता है कि उसके ससुर ने उसका खून किया है। रीना जब भी कोई जरूरी बात करना चाहती थी तो वो उसके भाई से, मतलब अजीत या फिर मुझसे ही करती थी, ना कि उसके ससुर से, क्योंकि हम दोनों ही उसके ज्यादा करीबी थे। रीना पे किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से हमला हुआ है, ये स्वाति ने सपने में कैसे देखी? सर लेकिन अगर स्वाति ने कहीं भी बात सच निकली तो क्या पता उसे ऐसे सपने आते हो। मुझे विश्वास ही नहीं है। स्वाति का बैकग्राउंड चेक करो और ये सोचो कि ससुर वसंत पाटिल के अलावा परिवार के किस सदस्य के पास रीना को मारने का मोटिव हो सकता है। सर लेकिन रिसोर्ट का कोई एम्प्लॉय या फिर गेस्ट भी तो हो सकता है। सर रीना का बैंक अकाउंट मैंने फ्रीज करवा दिया है, लेकिन सर उसके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए थे। मतलब रीना अपने परिवार में सबसे ज्यादा अमीर थी, अपने भाई अजीत से भी ज्यादा। चिरके पता लगाओ कि रीना के अकाउंट में इतना सारा पैसा आया कहां से। ठीक है स्वाति, रीना का सीढ़ियां निकलवाओ फटाफट। सर
सर, मर्डर होने के बाद से होटल से 2 लोग गायब हैं। एक तो हाउसकीपिंग स्टाफ मनोहर सूले और दूसरा संजय देसाई जो कि गेस्ट था। ये संजय देसाई 7:30 बजे चेकआउट करके चला गया और ये मनोहर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी खत्म करके सुबह गायब हुआ है। शिर्के, इस मनोहर को जल्द से जल्द ढूंढो और संजय की डिटेल्स निकालो। इन दोनों का रिसोर्ट से गायब हो जाना इस बात का रीना के मर्डर से कोई कनेक्शन हो सकता है, और रीना का सीडी आते सबसे पहले ये चेक करना इन दोनों में से कोई उसके कांटेक्ट में तो नहीं। ठीक है साहब। कहाँ जा रहा है? रुक साहब, अभी बिजी है। कहाँ जा रहा है? सर आतमध्ये आलं बोलतोय। साहब, मैं रामचंद्र गोयल, वो जंगल में वो बड़ा होटल है ना, उसके पास ही जंगल में रहता हूँ। वो रिसोर्ट के उधर? हाँ साहब, मेरे 24 साल की बेटी योगी तक कल से गायब है साहब। उसका पति नारायण भरत ने उसे कुछ महीने पहले घर से निकाल दिया था। तब से मेरे साथ ही रह रही थी साहब। कल सुबह जंगल में लकड़ी लेने गई थी, तब से वापस नहीं लौटी। कितने बजे गई थी लकड़ी? रोज की तरह सुबह 5:30-6 बजे साहब। फोटो वगैरह है कुछ उसकी? होगी साहब। कर दे, चल चल। शिर्के, ये लड़की भी तभी गायब हुई जब रीना का मर्डर हुआ था। इन दो बातों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। जरा उस लड़की के पति नारिया से पूछताछ करो। ठीक है सर। इस नंबर पे सर, रीना के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है एक आदमी उसे लगातार कॉल्स और मैसेजेस करता था। वो शख्स संजय देसाई है। संजय देसाई, ये वही है ना जो कल रिसोर्ट से चला गया था? हाँ सर। सर, दोनों में अक्सर मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं और सर 6 तारीख की रात को 11:30 बजे वो दोनों मिलने वाले थे लॉन में। सर, संजय का मोबाइल ट्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि शायद बंद होगा। मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट करो कि उसके घर जाके पूछताछ करें। सर एक और बात, उमाकांत देशमुख से बात हुई है, वो आता ही होगा। साहब, वो 5 करोड़ रुपए मैंने इसीलिए उनके अकाउंट में जमा किए थे ताकि पाटिल फैमिली मेरी बेटी को परेशान ना करे। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या पाटिल परिवार ने आपकी बेटी को तंग करके पैसों की मांग की थी? नहीं, वैसा तो उन्होंने कभी नहीं किया था, लेकिन मेरी बेटी नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं थी। मतलब वो थोड़ी एबनॉर्मल थी, थोड़ी दिमाग से कमजोर थी। उसकी माँ की अचानक मौत के बाद उसको सदमा लग गया था। वो सदमे से कभी बाहर ही नहीं निकली। फिर ऐसी लड़की से कौन शादी करता बताइए? और इसीलिए रमेश को मैंने 5 करोड़ रुपए दिए थे उसे शादी करने के लिए हर्जाना के रूप में। ये संजय देसाई कौन है? ये संजय देसाई है, इस सब फसाद की जड़। मेरी बेटी से झूठा प्यार करता था, वो पैसों का लालची था, और इसलिए जब मेरे से बहस करने के लिए मेरे घर पर आया था ना, मैंने उसको शादी करने के लिए मंजूरी नहीं दी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की वजह पूछने की? रीना मेरी बेटी है, मैं जिससे चाहे उसी से शादी करा दूंगा, और जिससे भी करा दूंगा ना वो तेरे जैसा लोभी नहीं होगा, समझे? ओ ससुर जी, बेहतर होगा रीना का हाथ आप खुद मेरे हाथ में दे दो, क्योंकि रीना को ना किसी और के साथ होकर मैं रहने नहीं दूंगा। लेकिन आप संजय देसाई के बारे में क्यों पूछ रहे हो? आपको कैसे पता उसके बारे में? देखिए, संजय न सिर्फ शादी के बाद रीना के टच में था, बल्कि जिस दिन रीना की मौत हुई उस सुबह तक वो उसी रिसोर्ट में था। तो डेफिनेटली उसी ने मेरी बेटी को मारा है। उसे धमकी दी थी मेरी बेटी को जान से मारने की। आप उसे अरेस्ट कीजिए। फिलहाल वो कहीं छुपा हुआ है, लेकिन ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। वो जहां कहीं भी होगा आप उसे ढूंढ के निकालिए और सजा दीजिए उसे। सर, जंगल में एक डेड बॉडी मिली। जरा संभाल। इसको पति काम है रीना को भी इसी तरह सर पे वार करके मारा गया। सर, बॉडी पे मोलेस्टेशन या रेप के कोई साइंस नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगिता को भी एक दिन पहले ही मार दिया था और रीना ने ये होते हुए देख लिया था? लेकिन सर, रीना की बॉडी तो हमें 1 किलोमीटर दूर मिली थी। हो सकता है कि रीना को पहले मारा गया हो और वो होते हुए योगिता ने देख लिया और कातिल योगिता का पीछा करते हुए यहाँ तक आया और योगिता को यहाँ मारा। नारिया का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन जल्दी ढूंढ लेंगे। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, होटल स्टाफ मनोहर सूर्वे ने पुणे का जो एड्रेस दिया था वो गलत है सर। उसके बैंक डिटेल और पैन कार्ड से पता चला कि वो पेरोल पे भागा हुआ है। काफी सनकी इंसान है सर। इसके पहले भी 2 औरतों के सर फोड़ चुका है। रीना और योगिता पे भी इसी तरह से हमला हुआ था। कोई इस मनोहर ने तो नहीं मारा? शिर्के, अपने खबरियों को बोलो और इस आदमी को जल्दी से जल्दी पकड़ो। ठीक है सर।
हेलो, क्या? किसने किया? ठीक है सर, ये रीना के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की गई है। किसने? सर वो पता नहीं है, क्योंकि अकाउंट फ्रीज था, पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाए। लेकिन आईपी एड्रेस वही है जिससे रीना अपना अकाउंट बैलेंस चेक करती थी। मतलब ये पाटिल परिवार में से किसी का काम है। सर ये रमेश का लैपटॉप है। ये लैपटॉप आपके रूम में क्या कर रहा है? रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी तो रमेश को बोल के मैं एक पुरानी फिल्म देख रहा था। इस लैपटॉप से कल रीना के अकाउंट से फंड्स ट्रांसफर करने की कोशिश की गई। कौन था आप में से? सर मैं मेरा मोबाइल ठीक से चला नहीं पाता, ये लैपटॉप क्या चलाऊंगा मुझे नहीं पता सर। अगर आप नहीं तो फिर सुनीता, अजीत, विद्या, प्रकाश या रमेश। पासवर्ड किसके पास था? रमेश, शायद तुम्हें पासवर्ड पता होगा ना, लैपटॉप भी तुम्हारा है। हाँ सर, लैपटॉप मेरा है, लेकिन मुझे नहीं पता पासवर्ड। वो लैपटॉप से यूज करती थी उसका अकाउंट, लेकिन मुझे पासवर्ड नहीं पता। रमेश पे कड़ी नजर रखो, मुझे लगता नहीं है कि उसे अपनी बीवी के अकाउंट का पासवर्ड पता नहीं होगा। सर योगिता का पति एक हफ्ते से शराब पी के बीमार होने की वजह से लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। मतलब वो कातिल नहीं हो सकता, फिर कौन हो सकता है? ये मनोहर और रवि का कुछ पता चला? सर अपने खबरियों को काम पे लगा दिया है, जल्दी पता चल जाएगा। एक मिनट सर। हेलो, ओके सर, संजय देसाई को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, वो उसे इगतपुरी लेके आ रहे हैं। सर योगिता की पीएम रिपोर्ट, योगिता को भी रीना की तरह ही मारा गया है और इसकी मौत 7 अप्रैल को सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में हुई है और रीना की मौत भी उसी दौरान हुई थी। सर जब हमने रामचंद्र भोयल के पड़ोसियों से पूछताछ की थी तो उन्होंने बताया था जब से योगिता नारा के घर से आई थी तब से रामचंद्र उस पर नाराज था। सर योगिता को खुद पे बोझ बता के वो आए दिन उस पर गाली गलौज करके मारपीट करता था। हमारे सामने रो रो के अपने आप को अच्छा बाप बताने की कोशिश कर रहा था। कहीं उसी ने तो नहीं मारा? मुझे मत मारो। हो सकता है रीना ने उसे देख लिया हो और उसने रीना को भी मौत के घाट उतार दिया। इस रामचंद्र की कुंडली निकालो जरा। एक मिनट सर। हेलो, ठीक है सर, मनोहर उर्फ रवि, उसकी टीप मिली है, वो बार में ही बैठा है। इससे पहले कि हाथ से निकले दबोच लो। सर अरे सर, अरे साहब, अरे कुछ नहीं, अरे साहब सुनो, अरे साहब काय को मार, अरे साहब रुक, साहब बोलो ना, मत मारे, मैं बताता है सब कुछ। साहब मेरा नाम रवि सोनावने है, वो मैं नकली पेपर बना के मनोहर के नाम से उस रेस्टोरेंट में काम करता था। रीना और योगिता को क्यों मारा? अरे नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, उल्टा मेरे को 10,000 रुपए दिए गए थे। उस रिसोर्ट में मैंने जो कुछ भी देखा उसको लेकर मुंह बंद रखने के लिए। अभी एक टाइम पे इतना पैसा मिला करके मैं बार में चला गया मजे करने के लिए। किसने दिए थे पैसे? विद्या पाटिल ने। क्यों, ऐसा क्या देख लिया था? 6 तारीख को उन लोग के रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था तो मैंने देखा अंदर विद्या, प्रकाश और वसंत कुछ प्लान बना रहे थे। अरे वो और उसका बाप ना हम सबको मिलकर बेवकूफ बना रहे। और रही बात उसके भाई की, अब तो वो भी आ गया ना शादी में और खर्चा बढ़ाने के लिए। सब एक क्या चक्कर है ये जानने के लिए मैंने विद्या का पीछा किया तो वो रीना से मिलने गई थी। ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, जितना कहा है ना उतना कर। अगर तूने मुझे 5 करोड़ नहीं दिए ना तो तेरा जीना हराम कर दूंगी मैं, समझी बात को? अरे बाबा को लोन चुकाने के लिए बार बार धमकियां मिल रही है। अरे तू है कि पैसे पर नागिन बनकर बैठी है? चल पैसे निकाल जल्दी, चल। नहीं, मैं अपने पैसे नहीं दूंगी। मेरे बाबा ने कहा है कि मुझे किसी भी हालत में किसी को पैसे नहीं देने। तेरे बाप बेटी का बहुत हो गया, समझी बात को? तू निकाल निकाल पैसे। बता पासवर्ड, बता। नहीं प्लीज प्लीज, लिख यहाँ, लिख पासवर्ड, लिख यहाँ। नहीं प्लीज, लिख लिख।
हाँ सर, मैंने रीना से जबरदस्ती पासवर्ड लिया था, लेकिन अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए। आप ही बताइए सर, पैसे क्या जान से बढ़कर थे? लेकिन वो पैसा तुम्हारा भी तो नहीं था, तुमने रीना का अकाउंट एक्सेस किया था। वो सर, मुझे पता था कि लैपटॉप बाबा के रूम में है। बाबा जैसे नहाने के लिए गए तो मैं उनके रूम में गई और फंड ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन सच में सर, पासवर्ड जैसे ही लॉगिन किया वो अटक गया था और मैं वहां से गुस्से में निकल गई थी। सच क्या है तो जल्दी पता लग जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम पे शक बढ़ गया है। जाओ। सर, रमेश के कॉल डिटेल्स चेक किए हैं सर। पता चला है कि वो किसी चेतना वैद्य नाम की लड़की से कांटेक्ट में था। ये चेतना वैद्य उस दिन मुंबई से निकली है जिस दिन पाटिल फैमिली यहाँ इगतपुरी पहुंची, लेकिन अभी तक वापस मुंबई नहीं लौटी है। फोन कर रहा हूँ लेकिन इसका फोन बंद है। स्वाति, चेतना का मोबाइल ट्रेस करवा। सर। हाँ, वो चेतना वैद्य हमारी क्लाइंट है सर, लेकिन मुझे नहीं पता वो मुंबई से उस दिन कहाँ चली गई और क्यों। अब ये इत्तेफाक भी हो सकता है सर कि उसी दिन वो कहीं गई। शिरके, ये रमेश कुछ नर्वस लग रहा था, चेतना की लोकेशन निकालो तुरंत। ठीक है सर। सर, रीना फिर से मेरे सपने में आई थी, बहुत रो रही थी। वो कह रही थी कि रमेश और उसकी फैमिली ने उसे मारा है, मुझे इंसाफ दिलाओ ऐसे कह रही थी। तो जब इतना बताया तो ये भी बताया होगा कि उसे किसने मारा, उसके पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश किसने की, बता दो, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प हो जाएगी। जहाँ तक मुझे याद है, उसने कहा था रमेश उसके पास पैसों की मांग करता था, उसी ने पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की होगी। मुझे भी एक सपना आया कि तुम्हें झूठ बोलकर इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया है, और देखो ये सपना सच हो रहा है। स्वाति, अरेस्ट कर लो इसे। नहीं सर, मैं मानती हूँ कि मैंने सपने वाली बात झूठी कही। मैंने चुप कर आप लोगों की बात सुन ली थी कि रीना की मौत कैसे हुई है। फिर भी मुझे लगता है कि रीना की डेथ एक्सीडेंटल नहीं है। मतलब अगर वो फिसल के गिरती और उसका सर पत्थर से टकराता तो खून पत्थर पे फैला हुआ होता, लेकिन हमने देखा कि खून उसके चेहरे और गर्दन पे फैला हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। ऐसा तुमने क्यों किया? मेरे पति अजय फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, वो किसी से कभी कुछ नहीं मांगेंगे, मैं जानती हूँ। जब मेरे ससुर ने रीना के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए डाले और उन्हें कुछ नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूंगी कि वो 5 करोड़ रुपए अजीत के पास आ जाए। तुमने अभी जो कुछ बताया है ये तुम्हें और तुम्हारे पति को सस्पेक्ट बनाने के लिए काफी है। सर, रमेश की गर्लफ्रेंड चेतना वैद्य पैराडाइज रिसोर्ट में ही रुकी हुई है। देखो, हमारे पास मास्टर की है, हम अंदर आ सकते हैं। बेहतर यह है कि तुम दरवाजा खोल दो। रीना से शादी के पहले से ही मैं रमेश की गर्लफ्रेंड हूँ। शादी के बाद भी हमने चालाकी से अपना अफेयर चालू रखा, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि मैं भी यहाँ रूम लेकर रहूंगी ताकि हम आसानी से मिल सके। अगर तुम और रमेश एक दूसरे से प्यार करते थे तो रमेश ने रीना से शादी क्यों की? रीना से मेरी जबरदस्ती शादी हुई थी। वो 5 करोड़ का दहेज था, इस दहेज को हम छू भी नहीं सकते थे। एक्चुअली साहब वो 1 साल से मेरे ऊपर बहुत बड़ा खर्चा था, उसमें ये उमाकांड ने 5 करोड़ का ऑफर दिया और वो ऊपर से 1 करोड़ और देने वाला था। तो मैंने चेतना को भुलाकर रीना से शादी करने के लिए रमेश को मना लिया। और तुम मान गए? सर, फाइनेंशियल सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझे मानना ही पड़ा। मुझे लगा था कि ये शादी के बावजूद मैं चेतना से रिश्ता खत्म नहीं करूंगा, लेकिन जल्दी ही समझ में आ गया कि मैं और चेतना एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। मैंने चेतना को यहाँ बुलाया ताकि इस शादी के दौरान हम लोग यहाँ से भाग सके। या फिर रीना के पैसे हथिया के उसे मारने का प्लान था तुम्हारा? वैसे भी रीना के मरने के बाद चेतना तो मिल ही जाती तुम्हें। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, उल्टा मुझ पर ही हमला हुआ था। आई एम सॉरी सर, मैंने उस दिन झूठ बोला था आपसे। ये निशान बाथ टब से नहीं आए, मुझ पर हमला हुआ था। हमें क्या पता आपको चोट कैसे लगी, कहाँ लगी। हो सकता है फिर से कोई कहानी बना रहे होंगे। वैसे भी
लॉबी का फुटेज हमने चेक किया था, वहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। नहीं सर, वो पीछे वाली लॉबी, वहाँ ऊपर काम भी चल रहा है, शायद वहाँ पे सीसीटीवी नहीं है। सर लगता है आपको सच बताने का समय आ गया है। दादा, रमेश छुपाने से कोई फायदा नहीं है। सर रीना स्लीपिंग पिल्स लेती थी। उस दिन रमेश को लगा कि रीना स्लीपिंग पिल्स लेके सो गई है, इसलिए भाई साहब बाहर निकले। बहुत देर कर दी आते आते। सब्र का फल मीठा होता है मेरी जान। बाबा बाबा, वो रमेश मुझे चेतना नाम की लड़की के लिए धोखा दे रहा बाबा। वो इसी होटल में रुकी है बाबा। पापा मैं अभी अभी देख कर आ रही हूँ। उसने मुझे कहा था कि वो चेतना को भूल जाएगा। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया बेटा। पर इस बात का क्या फायदा बाबा? मेरी जिंदगी तो बर्बादी हो गई ना। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन अब तुम तुम्हारे कमरे में जाओ, सुबह 5:45 बजे लॉन पर आ जाओ, वॉक करते करते बात करेंगे। सर पे जैसे तय हुआ था वैसे ही मैंने किया। मैं सुबह वो लॉन पे पहुंचा तो वहाँ पे वो नहीं थी। मैंने इधर उधर ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। मैं वापस अपने रूम में आ गया क्योंकि उसने कंफर्म नहीं किया था कि वो आएगी। और फिर थोड़ी देर के बाद में रमेश जब रूम में आया तब मुझे पता चला कि रीना गायब है। बहुत अच्छी कहानी बनाई है। नहीं सर, हम सच कह रहे हैं सर एक्चुअली आज ही मैंने मुंबई में फोन करके पैसों का बंदोबस्त किया था और लोन में से बहुत सारा लोन तो आज वापस भी कर दिया। सच का पता तो जल्दी लगी जाएगा। शिरके 24 घंटे के लिए कांस्टेबल तैनात करो यार, इन पर नजर रखने के। ठीक है सर। सर एक मिनट। हेलो, ठीक है, हमारा है सर। मुंबई पुलिस संजय देसाई को ले आई है। और रीना की शादी किसी और से करवा देते सर, मैं क्या करता? इसलिए मैंने उनको धोखा है। मैं रीना से बहुत प्यार करता था सर। लेकिन उमाकांत का कहना है कि तुम उनकी बेटी से नहीं उनके पैसों से प्यार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ, उस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस थी, इसलिए शायद उमाकांत देशमुख को यह लगा होगा कि मैं पैसों के पीछे हूँ। लेकिन रीना के सारे खामियों के बावजूद मैं उसे अपनाने के लिए तैयार था सर। मुझे दिल्ली जाना था कुछ काम से, और जैसे मैं दिल्ली गया उन्होंने रीना की शादी रमेश के साथ करवा दिया सर। उन्होंने रीना को एक कॉल तक नहीं करने दिया मुझे, फोन तक छीन लिया उससे। उन्हें लगा कि एक बार शादी हो जाए तो मैं पीछे हट जाऊंगा। एकदम टूट गया था सर। फिर हिम्मत जुटा के एक दिन मैंने उसे फोन किया। संजय, तुम क्यों मुझे बार बार फोन करते रहते हो? मैंने कहा ना, हमारे बीच जो कुछ भी था अब सब खत्म हो गया। तुम बस एक बार ये कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। संजय, मेरी जिंदगी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। प्लीज तुम इसे और बर्बाद मत करो। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। देखो, हम लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मैंने ऐसे किया ना तो बाबा मुझे जान से मार देंगे। अरे किसी और से शादी करवा के उन्होंने तुम्हें पहले ही मार दिया रीना। मैं तुम्हें बहुत खुश रख सकता हूँ, मुझसे शादी कर लो। फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई। एक दिन मुझे पता चला कि पाटिल फैमिली इकतपुरी जा रही है किसी फैमिली फ्रेंड के डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। और पीछे पीछे तुम भी इकतपुरी पहुंच गए? पीछे पीछे नहीं सर, मैं पहले पहुंच गया था। और जैसे रीना आई मैंने उसे देख लिया और तुरंत फोन किया उसे। उसने पहले सबको अपने अपने कमरे में भेजा, फिर मुझसे मिलने आई। संजय, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम होश में तो हो ना? होश ही तो नहीं है ना। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हो तुम? ठीक, आज से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस यू दिस। बस ये कह दो कि तुम चाहती क्या हो। मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। तो कब बता सकती हो? मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ, ओके? आज या कल रात को। हमने ये तय किया था कि रात को 11:30 बजे मिलेंगे। मैं लॉन में इंतजार कर रहा था रीना का। उसने मुझे ये कहा था कि एक बार रमेश सो जाए फिर वो आएगी मुझसे मिलने। सर मैं लॉन में इंतजार कर ही रहा था कि मैंने रमेश को देखा। वो शायद बाहर आया था सिगरेट पीने। उसे देख तो मेरा दिमाग खराब हो गया सर। फिर मैं पार्किंग से एक हेलमेट निकाला, अपने फेस को कवर किया और उस पर जाके वार कर दिया। उसने मुझसे मेरा प्यार छीना है। उसे मार के मैं वहां से भाग गया और कहीं जाके छिप गया। कुछ वक्त बाद रीना ने मुझे फोन किया, वो मुझसे मिलने आ रही थी। रीना, जिंदगी भर की बात है,
तुम अपने आप को ऐसे सजा क्यों दे रही हो? भाग चलते रहना। नहीं 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 संजय, ये सब इतना आसान नहीं है। मुझे सोचने को थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? यहाँ से मुंबई जाने तक का, ठीक है? पर प्लीज तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो। ठीक है, जैसे तुम चाहो। मैं कल सुबह मुंबई के लिए निकल जाऊंगा। मुझे पता नहीं था कि उसी सुबह उसका मर्डर हो गया था सर। ये बात मैंने पेपर में पढ़ा, मैं एकदम टूट गया। अच्छी कहानी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जब रीना ने तुम्हारे साथ भाग जाने से इनकार किया तो तुमने रीना को मार दिया और वहां से भाग गए। मैंने रीना को नहीं मारा। ठीक है, रीना के मर्डर के शक में इसे कस्टडी में लो। अब ऐसा वैसे नहीं कर सकता सर। अरे मैंने खून नहीं किया सर। अभी अभी कांस्टेबल शिंदे का फोन आया, जंगल में खून से सना हुआ हथौड़ा मिला है। तुरंत उसे फॉरेंसिक में भेजो और सारे फिंगरप्रिंट्स चेक करो। सर। ऑफिसर, इस केस में एक के बाद हो रहे चौंकाने वाले खुलासों के बावजूद पुलिस रीना और योगिता के कातिल का पता नहीं लगा पा रही थी। क्या वो शख्स प्यार में चोट खाया हुआ संजय देसाई था, या फिर मनोहर उर्फ रवि, जो पुणे में 2 महिलाओं की इसी तरह सिर कुचलकर हत्या कर चुका था, या फिर ये हत्या सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ पाने के लिए रीना के ससुर वसंत पाटिल ने की थी। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतने सारे सस्पेक्ट्स में आखिर वो शातिर हत्यारे कौन है जिसने इन दोनों हत्याओं को अंजाम दिया। सर, इस रामचंद्र के बारे में एक बात पता चली है। 1 नंबर का बेवड़ा आदमी है सर। 6 तारीख की पूरी रात पीकर धुत पड़ा था। लोगों ने उसे ले जाकर अपने घर पे छोड़ा और उसे अगले दिन दोपहर में होश आया। जबकि सर इस योगिता की मौत तो 7 तारीख को सुबह ही हो गई थी। तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो कातिल नहीं हो सकता? नहीं सर। फिर उसे किसने मारा? सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से उस हथौड़े पे 2 लोगों के ब्लड सैंपल मिला है। एक तो योगिता का और दूसरा रीना का। मतलब सर हो सकता है कि उनका मर्डर इस हथौड़े से ही किया था। साथ ही साथ उस हथौड़े के हैंडल पे बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट भी मिले हैं। ग्रेट। पाटिल फैमिली, देशमुख फैमिली, मनोहर, संजय और रामचंद्र, सबके फिंगरप्रिंट्स ले लो और मैच करके दो। राइट सर। यहाँ से कोई हथौड़ा गायब हुआ है क्या? हाँ साहब, लेकिन आपको कैसे पता चला? ये हथौड़ा है? हाँ साहब, यही है। अब मिल गया तो मुझे दे दो ना साहब वापस। ये हथौड़ा नहीं मिल सकता, अभी दूसरा खरीद लो, इससे मर्डर हुआ है। तेरे फिंगरप्रिंट्स उन फिंगरप्रिंट से मैच हो गए जो हमें हथौड़े पे मिले थे। अब बता, रीना और योगिता को क्यों मारा? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर सच में आपको कुछ गलतफहमी हो रही है सर। जब मैं कारपेंटर से बात कर रहा था उस वक्त तू भी वहां छुप के हमें देख रहा था। इसी ग्लास से तेरे फिंगरप्रिंट्स उठाए हमने। हम सब जानते हैं तू किसके कांटेक्ट में है। तेरे मोबाइल के मैसेजेस भी देखे हमने। अब सारा सच बोल दे, नहीं तो गले में हाथ डाल के बनवाएंगे। साहब सच बताता हूँ, सब सच बताता हूँ साहब। विद्या मैडम का और मेरा अफेयर चालू था साहब। जिस दिन हम रिसोर्ट में आए उसी दिन रात को विद्या मैडम मुझसे मिलने नीचे कार में आई थी साहब। और साहब उसी दिन रात को हम कार में चालू हो गए, लेकिन दूसरे दिन रात को विद्या मैडम को आने नहीं मिला। तो उस दिन सवेरे 5:30 बजे आई थी। मतलब 7 तारीख की सुबह को? हाँ साहब। फिर हम कार में ही चालू हो गए, सब चालू ही किया था। इतने में रीना ने तो हमें देख लिया, अब क्या होगा? आप क्या करेंगे? जाओ जल्दी उससे जाकर रोको, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। जाओ।
मुझे मत मारो। मैं रिसोर्ट आकर विद्या मैडम को सब कुछ बता दिया। और ये बात हमें बाद में पता चली कि रीना बाबा के साथ वॉक करने के लिए अपने रूम से बाहर निकली थी और उसी दौरान उसने हम दोनों को एक साथ में गाड़ी में देख लिया था। और ये बात हम किसी और को कैसे पता चलने देते? सीसीटीवी फुटेज में कहीं नजर नहीं आई तुम्हें। मैं जिस दिन रिसोर्ट आई मैंने उसी दिन पता कर लिया था कि रिसोर्ट के पीछे वाले रास्ते में कोई सीसीटीवी नहीं है। अपनी हवस के चक्कर में तुमने दो लड़कियों की जिंदगियां छीन ली। दोनों मर्डर के चार्ज में इसको अंदर डालो और विद्या को इस हत्या में साथ देने के चार्ज में लो। बदकिस्मती ने रीना का अंत तक पीछा किया। पहले पिता ने लालची समझकर संजय देसाई से रीना की शादी नहीं होने दी, जिसे वो प्यार करती थी। ससुराल के नाम पर उसे पाटिल परिवार में वसंत जैसा ससुर और विद्या जैसी जेठानी मिली। इस तरह की बेबसी भरे रिश्तों का अंत ऐसा ही भयानक हो सकता है। इसलिए सबके लिए दिल में प्यार रखने के बावजूद रिश्तों के पीछे छिपकर बैठा लालच और बेईमानी वक्त वक्त पर पहचानते रहिए, जिससे पता चले कि कहीं आपके रिश्ते भी सिर्फ मतलब के रिश्ते तो नहीं। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहें और जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।